आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जिसे लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अक्सर नैतिकता या सही गलत के चश्मे से। जी हम बात कर रहे हैं काम विकार यानी लस्ट की। राइट, पर हमारे पास जो स्रोत है वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, मतलब शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान और तर्क के दृष्टिकोण से। हाँ, और इन स्रोतों का जो मूल तर्क है वो काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला है। जी, वो कहते हैं कि जिसे हम सुख या प्लेजर समझते हैं वो असल में एक जैविक ठगी है, एक बायोलॉजिकल स्कैम। बायोलॉजिकल स्कैम। आज का हमारा मिशन इसी दावे की गहराई में जाना है और देखना है कि इस तर्क में कितना दम है। बिल्कुल। और इस बातचीत को शुरू करने के लिए स्रोतों में एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, कुत्ता और सूखी हड्डी का। हाँ, सोचिए एक कुत्ते को एक सूखी हड्डी मिलती है, वो उसे चबाना शुरू करता है, पर हड्डी में तो कोई रस है नहीं। चबाते चबाते उसके खुद के मसूड़ों से खून निकलने लगता है और वो कुत्ता बड़े मजे से अपने ही खून को चाट रहा है, ये सोचकर कि हड्डी कितनी रसदार है। हाँ, और स्रोतों का यही कहना है कि काम वासना में इंसान की हालत ठीक इसी कुत्ते जैसी हो जाती है कि सुख का स्रोत कहीं बाहर है ही नहीं, वो हमारे अपने ही अंदर है और हम अपनी ही ऊर्जा को खर्च करके मिली सनसनी को बाहरी सुख मान लेते हैं। ठीक है, ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है। अगर सुख बाहरी चीज में नहीं है तो फिर ये इतना असली क्यों महसूस होता है? ये जो पूरा आकर्षण है, खिंचाव है, ये कहाँ से आता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और स्रोतों के अनुसार इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर की केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में? जी, जिसे हम सुख कहते हैं वो असल में हमारी अपनी प्राण ऊर्जा या वाइटल एनर्जी के खर्च होने से पैदा हुआ एक घर्षण है, एक सेंसेशन है। मतलब हम अपनी ही ऊर्जा को जला रहे हैं एक तरह से, और उस जलन से जो कुछ पल की राहत मिलती है उसे सुख का नाम दे दिया जाता है। मतलब सुख की फैक्ट्री हमारे अंदर ही है और बाहरी व्यक्ति सिर्फ एक स्विच है जो उसे चालू कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पी केमिकल्स हमारे दिमाग के अंदर बनते हैं। बाहरी व्यक्ति या कोई दृश्य बस उस स्विच को ऑन करता है। पावर हाउस वो नहीं है, पावर हाउस हम खुद हैं। और यहीं पर डोपामीन की भूमिका समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना? सबसे जरूरी, क्योंकि स्रोतों के मुताबिक यही पर सारा खेल है, सारा धोखा है। हाँ, क्योंकि बताया गया है कि डोपामीन असल में सुख का केमिकल है ही नहीं, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं। सही कहा। विज्ञान के नजरिए से देखें तो डोपामीन सुख का नहीं बल्कि तड़प का केमिकल है। तड़प का? हाँ, उम्मीद और वादे का केमिकल। ये दिमाग में गाजर लटका देता है, एक वादा करता है कि ये करो तो बहुत मजा आएगा। अच्छा। इसी उम्मीद में इंसान भागता है, लेकिन जैसे ही वो क्रिया पूरी होती है डोपामीन का लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है। और हाथ में क्या लगता है? थकान, खालीपन और कभी-कभी पर ग्लानि भी। तो ये उस गधे और गाजर वाली कहानी जैसा हो गया जिसमें गधा गाजर के लिए भागता रहता है पर वो उससे कभी मिलती नहीं। बिल्कुल। मतलब हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं बल्कि अपने ही दिमाग में पैदा हुई एक केमिकल खुजली को मिटाने के लिए भाग रहे हैं। आप असल में उस वादे के पीछे भाग रहे हैं जो कभी पूरा होता ही नहीं, और इसी धोखे से जुड़ा है आकर्षण का भ्रम। पैकेजिंग का धोखा? जी, पैकेजिंग का धोखा। ठीक है, ये क्या है? श्रुति से बहुत ही बेबाकी से समझाते हैं। हाँ, वो इसका एक तरह का एनाटॉमिकल पोस्टमार्टम करते हैं। एनाटॉमिकल पोस्टमार्टम। वो कहते हैं जिस सुंदर शरीर को देखकर हम आकर्षित होते हैं वो असल में है क्या? सिर्फ 1 मिलीमीटर पतली चमड़ी, एपिडर्मिस की पैकेजिंग। और मजे की बात यह है कि ये बाहरी त्वचा खुद मृत कोशिकाओं से बनी है, डेड सेल से। जी। तो स्रोत ये कह रहे हैं कि अगर हम एक तरह की एक्सरे विजन से इस पैकेजिंग के अंदर देखें तो आकर्षण का आधार क्या बचेगा? यही सवाल वो उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस चमड़ी के नीचे क्या है? मांस, खून, हड्डियां, नसें, और पेट में पचा और अनपचा भोजन, मल, मूत्र। तो तर्क ये दिया जाता है कि क्या कोई सच में इन चीजों से आकर्षित हो सकता है? शायद नहीं। आकर्षण का सारा खेल उस बाहरी पैकेजिंग का है और उस पे लगाए गए साबुन, परफ्यूम और अच्छे कपड़ों का है। ये विश्लेषण सुनने में बहुत कठोर लगता है, और कोई ये भी तर्क दे सकता है कि इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन तो है नहीं, भावनाओं का, इमोशनल कनेक्शन का क्या? ये बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस बात को नकारते नहीं कि भावनाएं होती हैं, लेकिन उनका तर्क ये है कि जिसे हम गहरा भावनात्मक लगाव या प्यार कहते हैं उसकी शुरुआत भी अक्सर शारीरिक आकर्षण से ही होती है। और वो इस पर आगे एक और तर्क देते हैं जो कहता है कि ये क्रिया प्यास बुझाने जैसी नहीं बल्कि खाज या खुजली मिटाने जैसी है। ओके, प्यास और खुजली का फर्क,
ये एक दिलचस्प तुलना है, इसे थोड़ा और समझाएं। देखिए, प्यास लगने पर जब आप पानी पीते हैं तो आपको एक गहरी शांति और तृप्ति मिलती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आपको खुजली होती है हाँ। तो आप उसे खुजाते हैं। उस पल तो बहुत आराम मिलता है। हाँ बहुत। लेकिन आप जितना ज्यादा खुजाएंगे वो जगह उतनी जख्मी होगी और बाद में जलन देगी। सही बात है। काम विकार की तुलना इसी खुजली से की गई है। क्रिया के बाद शांति नहीं बल्कि अक्सर एक खालीपन, थकान और उदासी महसूस होती है, जिसे मनोविज्ञान में पोस्ट कोइटल ट्रिस्टिस भी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो खालीपन है, इसका कारण क्या है? इसी से जुड़ी हुई फ्यूजन थ्योरी की बात भी स्रोतों में की गई है। हाँ, उस थ्योरी के अनुसार इंसान अंदर से खुद को अकेला महसूस करता है। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए वो किसी दूसरे शरीर के साथ शारीरिक रूप से एक या फ्यूज हो जाना चाहता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका अकेलापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। जी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं। विडंबना यही है कि दो शरीर कभी एक हो ही नहीं सकते, और उस शारीरिक मिलन के बाद जब इंसान को यह एहसास होता है कि वो अब भी उतना ही अकेला है, तो उसका खालीपन और भी गहरा हो जाता है। बिल्कुल। ये ठीक वैसा है जैसे कोई प्यासा इंसान समंदर का खारा पानी पी ले। उसकी प्यास बुझती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है। इस पूरे भ्रम को समझाने के लिए एक कहानी भी है हमारे स्रोतों में, हीरे का भ्रम और राजा की दृष्टि। हाँ, एक राजा था जो अपनी वासना से बहुत परेशान था। वो एक गुरु के पास गया। गुरु ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, बस एक ज्ञान का चश्मा दिया और कहा, जब भी मन में वासना का भाव उठे तो इसे पहन लेना। अच्छा। अगली बार जब राजा के दरबार में एक सुंदर नर्तकी आई और राजा का मन विचलित हुआ तो उसने वो चश्मा पहन लिया। और उसे उस चश्मे से क्या दिखा? उसे कोई सुंदर स्त्री नहीं दिखी। तो फिर? उसे दिखा कि चमड़ी के एक थैले में बंद एक कंकाल नाच रहा है और उस थैले के रोम छिद्रों से पसीना और दुर्गंध निकल रही है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे दिखा कि एक काली परछाई जैसी चीज राजा की आभा, उसके ऑरा को चूस रही है। और राजा तेजहीन होता जा रहा है। जी, राजा ने घबराकर चश्मा उतार फेंका और उसे समझ आ गया कि वो जिसे हीरा समझ रहा था वो असल में क्या है। तो मतलब ये कहानी यही बता रही है कि हम सब में एक मन का रंगीन चश्मा पहन रखा है जो हमें चीजों को असलियत से कहीं ज्यादा आकर्षक दिखाता है। बिल्कुल। और इस आकर्षण की कीमत सिर्फ मानसिक नहीं चुकानी पड़ती। ऊर्जा के स्तर पर इसका क्या असर होता है, यहाँ पर ऊर्जा का गणित समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जिसमें 6 महीने के सिद्धांत का जिक्र है। ये 6 महीने का सिद्धांत क्या है? ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। ये न्यूरोसाइंस पर आधारित है। काम वासना का हर कृत्य हमारे दिमाग में बहुत गहरे न्यूरल पाथवे बना देता है। एक तरह के दिमागी रास्ते। हाँ, दिमागी रास्ते। एक बार बना हुआ रास्ता अवचेतन मन में एक पैटर्न की तरह छप जाता है। और इसका असर क्या होता है? इसका असर यह होता है कि अगले कई महीनों तक जब भी वो इंसान तनाव में, बोरियत में या अकेलेपन में होता है तो उसकी ऊर्जा अपने आप उसी पुराने नाले में बहने लगती है। अच्छा। इसे ही ऊर्जा का रिसाव या एनर्जी लीकेज कहते हैं। जैसे एक बाल्टी में अगर छेद हो तो वो कभी भर नहीं सकती, चाहे आप उसमें कितना भी पानी डालें। ठीक वैसा ही। और जिस ऊर्जा का रिसाव हो रहा है वो कोई मामूली ऊर्जा नहीं है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सब मानते हैं कि प्रजनन द्रव्य यानी सीमेन शरीर का सबसे कीमती सार है, हमारे शरीर का गोल्ड रिजर्व। और शरीर इसे बनाने में बहुत मेहनत करता है। जी, शरीर भोजन के सबसे बेहतरीन पोषक तत्वों को निचोड़कर इसे बनाता है। इसी बात को समझाने के लिए जेट फ्यूल बनाम कचरा जलाने का एक बहुत सटीक उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, सोचिए आपके पास जेट फ्यूल है जिससे एक हवाई जहाज उड़ सकता है और आप उसे सिर्फ कचरा जलाने के काम में ला रहे हैं। जिस ऊर्जा में एक नया इंसान, उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसकी हड्डियां बनाने की क्षमता थी, उसे आपने सिर्फ कुछ सेकंड की सनसनी के लिए बहा दिया। ये वैसा ही है जैसे कोई अपना घर गर्म रखने के लिए अपने कीमती फर्नीचर और नोटों की गड्डियों को जला दे। गर्मी तो मिल जाएगी पर कीमत क्या चुकाई? दिवालियापन। ये तो हुआ व्यक्तिगत स्तर पर दिवालियापन, लेकिन समाज के स्तर पर इस सोच ने हमें कैसे जकड़ रखा है, इसका एक बहुत ही तीखा विश्लेषण शादी के उदाहरण से किया गया है। हाँ, और ये विश्लेषण हमारे सामाजिक पाखंड पर सीधी चोट करता है। कैसे? कल्पना कीजिए, एक शादी का मंडप है, पता चलता है लड़की अनपढ़ है। लड़के वाले कहते हैं चलो कोई बात नहीं, घर संभाल लेगी। ठीक है। फिर पता चलता है लड़की थोड़ी गुस्सैल है। जवाब आता है कोई नहीं, हम प्यार से ठीक कर लेंगे। यहाँ तक कि अगर लड़की दिखने में साधारण हो तब भी समझौता हो जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है
बिल्कुल, जब अचानक पता चलता है कि वो जैविक रूप से स्त्री नहीं है, यानी किन्नर है, या लड़के के बारे में पता चले कि वो नपुंसक है, तब क्या कोई कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोस्त बनकर रह लेंगे, साथी बनकर रह लेंगे? नहीं, कभी नहीं। नहीं, बारात तुरंत लौट जाती है और इसे सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि धोखा किस बात का हुआ? अनपढ़ होना धोखा नहीं, गुस्सैल होना धोखा नहीं, लेकिन शरीर का काम के योग्य न होना सबसे बड़ा धोखा क्यों माना गया? और स्रोतों का तर्क है कि यही बात साबित करती है कि विवाह एक सौदा है। एक सौदा? जी, जिसका मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट, शरीर और सेक्स है। और बाकी सारी चीजें स्वभाव, शिक्षा, गुण, ये सब बोनस या पैकेजिंग है। अगर मुख्य उत्पाद ही गायब हो तो सौदा रद्द हो जाता है। ये सुनने में बहुत कड़वा लग सकता है। कड़वा है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रिश्तों की बुनियाद क्या है। समाज अक्सर दलील देता है कि शादी तो सुख दुख के साथी और सहारे के लिए होती है। स्रोत इस दलील को भी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ साथ और सहारा ही चाहिए तो एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ या एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ जीवन भर क्यों नहीं रह सकती? एक भाई अपनी बहन का सबसे अच्छा साथी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहां शारीरिक भोग की सामाजिक स्वीकृति नहीं है। बिल्कुल, ये शीशे की तरह साफ करता है कि विवाह की धुरी मित्रता नहीं बल्कि विपरीत लिंग का शरीर है। हम असल में आत्मा या दिमाग से नहीं, जननांगों और हार्मोनल क्षमता से शादी करते हैं। ठीक है, तो स्रोतों ने समस्या की परतें तो बहुत गहराई से खोली है। ये तस्वीर काफी निराशाजनक है। तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताया गया है? हाँ, बताया गया है। सिर्फ ज्ञान से तो काम चलेगा नहीं? नहीं, और स्रोत भी यही कहते हैं कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। वो कहते हैं कि इससे निकलने के लिए ज्ञान से ज्यादा असरदार चीज है घृणा। जी, घृणा और आत्मसम्मान पर चोट। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर उनका तर्क है कि जब मन को ये पक्का यकीन हो जाता है कि वो जिसे अमृत समझ रहा है वो असल में जहर है, तो वो प्यासा मरना पसंद करेगा पर उसे छुएगा नहीं। घृणा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। इसके लिए कुछ हाई वोल्टेज तर्क भी दिए गए हैं। हाँ, और इनका मकसद किसी व्यक्ति से घृणा करना नहीं, बल्कि उस क्रिया और उस मानसिक स्थिति से घृणा करना है जो हमें कमजोर बनाती है। जैसे एक तर्क है थूक चाटने का। ये सुनने में ही बहुत अजीब है। सोचिए, क्या आप एक कप में अपना ही थूक इकट्ठा करके उसे वापस पी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, उबकाई आ जाएगी। तो तर्क यह है कि जब आप अपना ही ताजा थूक नहीं पी सकते तो दूसरे की लार को अमृत समझकर चूमने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? ये बस ये दिखाने के लिए है कि वासना की स्थिति में हमारा विवेक कैसे काम करना बंद कर देता है। और एक तर्क शरीर को चलता फिरता टॉयलेट कहने का भी है। ये तो और भी कठोर है। हाँ, और इसका उद्देश्य भी शरीर से नफरत पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य है आकर्षण के भ्रम को तोड़ना। अच्छा, शारीरिक रूप से जिन अंगों के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण होता है वो मल मूत्र के निकास द्वार के बहुत करीब होते हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि क्या कोई समझदार इंसान किसी सजे सजाए गटर के ढक्कन से प्यार कर सकता है? भाषा कठोर है। भाषा कठोर है, लेकिन इसका मकसद उस गंदगी की याद दिलाना है जिसे सुंदरता की पैकेजिंग में छिपा दिया गया है। मैं समझ रही हूँ, ये शॉक थेरेपी की तरह है ताकि मन की कंडीशनिंग को तोड़ा जा सके। और एक तर्क भिखारी बनने के अपमान से भी जुड़ा है। ये आत्मसम्मान पर चोट करता है। वासना के पल में एक राजा भी शरीर के लिए भिखारी बन जाता है, गिड़गिड़ाता है। स्रोत पूछते हैं, क्या हमारी आत्मा जो एक सम्राट है उसका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो शरीर के 2 पल के सुख के लिए किसी के आगे नाक रगड़े? ये गुलामी है और इस लाचारी से घृणा करना जरूरी है। तो ये तो हुए मन को झंझोड़ने वाले कुछ तर्क। इनके अलावा क्या कुछ व्यवहारिक समाधान भी दिए गए हैं जिन्हें कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके? बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है फास्ट फॉरवर्ड तकनीक। फास्ट फॉरवर्ड तकनीक? हाँ, जब भी मन में ऐसा कोई विचार आए तो उस क्रिया पर ध्यान न देकर उसके 10 मिनट बाद की स्थिति पर ध्यान दें। मतलब उसके बाद कैसा महसूस होता है? जी, वो जो ग्लानि, वो जो कमजोरी, वो जो खालीपन महसूस होता है उसे याद करें। मन से कहें, मुझे वो 2 मिनट का धोखा नहीं चाहिए जिसके बदले 2 दिन का डिप्रेशन मिले। और दूसरा उपाय है ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। ये कैसे काम करता है? देखिए, सेक्स ऊर्जा असल में जीवन ऊर्जा है, रचनात्मक ऊर्जा है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसे नीचे की ओर बहाकर नष्ट करने की बजाय इसे ऊपर की ओर मोड़ना है। जब भी ये ऊर्जा महसूस हो उसे तुरंत अपने किसी बड़े लक्ष्य में, अपने काम में, एक्सरसाइज में या कुछ नया सीखने में लगा दें। ऊर्जा को दबाना नहीं है, उसे एक ऊंची दिशा देनी है।
बिल्कुल। जिस दिन आपको अपनी ऊर्जा को किसी बड़े काम में लगाने का मजा आने लगेगा, उस दिन छोटे-मोटे मजे अपने आप फीके पड़ जाएंगे। और एक आखिरी समाधान पारिवारिक दृष्टि का भी जिक्र है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। किसी भी व्यक्ति को वासना की नजर से देखने के बजाय उसमें माँ, बहन या भाई का रूप देखने का अभ्यास करना। इससे क्या होगा? ये दृष्टि अपने आप मन में एक सम्मान और पवित्रता का भाव लाती है, जहां वासना के विचार टिक ही नहीं सकते। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि स्रोतों के अनुसार काम विकार एक ऐसा कर्ज है जो आप खुशी के नाम पर लेते हैं, लेकिन जिसे चुकाते चुकाते आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी आत्मा तीनों दिवालिया हो जाते हैं। बिल्कुल। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या एक सम्राट यानी आपकी आत्मा को एक भिखारी की तरह शरीर से सुख की भीख मांगनी चाहिए, या उसे अपनी आंतरिक शक्ति के सिंहासन पर बैठकर जीवन को किसी महान लक्ष्य की ओर ले जाना चाहिए? इस विषय पर आपके विचार जानना हमें अच्छा लगेगा। कृपया YouTube के कमेंट सेक्शन में जवाब दें या अपने सवाल इनबॉक्स में भेजें।